So hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज हम बात करेंगे जो अभी केस चल रहा है जिसने सबको पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। वो है जो इंदौर कपल कांड है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बात मुझे नहीं करना था, बट मुझे लगा कि एक सोशल मीडिया है और जिस पे मेरे इतने लोग हैं सुनने वाले, तो मुझे बात करनी चाहिए। और बात इसलिए भी करनी चाहिए कि इसी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और अगर हमारे आसपास होता है, अगर हम उसको ऐसे ही इग्नोर करते चले जाएंगे तो प्रॉब्लम वही है आज के टाइम का कि एक के साथ प्रॉब्लम होता है और सामने लोग देख के इग्नोर करते हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कभी कोई इस प्रॉब्लम में फंसता है, कभी कोई फंसता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो इंदौर कांड हुआ है उसमें क्या हुआ था कि एक कपल जो जिनकी बहुत न्यूली मैरिड थे, उनकी 12 मई को शादी हुई थी और वो गए थे हनीमून के लिए घूमने शिलोंग। और शिलोंग मेघालय वहाँ पे गए थे और मेघालय में वो गायब हो गए और वो लापता हो गए। 23 तारीख को उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा और जब घर के लोगों ने, जो भी परिजन हैं, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया। पहले तो जो राजा हैं, लड़की का नाम सोनम था, लड़के का नाम राजा था। ये तो आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुन ही रखी हैं। तो जो राजा हैं उनका फ़ोन सबसे पहले स्विच ऑफ हुआ और राजा की माँ ने कॉल किया था अपनी बहू को, सोनम को। तो पता चला कि राजा का मोबाइल स्विच ऑफ है, अभी वो ठीक नहीं हुआ है। और 23 तारीख को सोनम का भी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। शायद कंटिन्यू फैमिली वालों ने कांटेक्ट करने की कोशिश किया होगा। ये भी लोगों ने सोचा होगा कि क्योंकि जब ये लोग ट्रैकिंग करके ऊपर जा रहे थे तो बहू से बात हुई है, बट उसके कुछ देर बाद स्विच ऑफ हो गए मोबाइल। तो एक तो मेघालय और वहाँ की पहाड़ियाँ, झरने और फैमिली से इतना दूर, वैसे ही फैमिली वालों को टेंशन होता है। तो चलिए स्टार्टिंग से हम यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 बात करेंगे तो ही समझ में आएगा। एक्चुअली स्टार्टिंग क्या होता है कि इंदौर के ही रहने वाले ये दोनों लोग थे। जो राजा रघुवंशी हैं, ये भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और शायद इनके पापा का जो है बिजनेस था वो ट्रेवल का बिजनेस था। और सोनम जो है वो उनके घर वाले भी बिजनेस से बिलोंग करते हैं। सोनम और राजा दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से आते हैं। सोनम के जो घर वाले हैं उनका भी बिजनेस था और सोनम उस बिजनेस को भी देखती थी। अब क्या होता है कि जब बच्चों की एक शादी की एज होती है तो फैमिली वालों, रिश्तेदार और लोगों से भी बात करते हैं, चाहे वो लड़का वाला हो या लड़की वाले हो। तो राजा की एज 28 साल हो गई थी और वही सोनम 25 साल की थी। तो राजा उनके सोसाइटी में ऐसा है कि कोई ऐसा एक ग्रुप है, जैसे मैट्रिमोनियल साइड एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, एक साइट है जिसको अगर शादी करनी होती है अपना प्रोफाइल डालता है। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, देखते हैं, प्रोफाइल पहले चेक होता है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें शेयर होता है, ईमेल आईडी होती है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अगर बात जम जाती है, पसंद आती है, तो फिर शादी हो जाती है। इसी तरह से एक छोटे लेवल में उनकी जो सोसाइटी है उस पर कोई ग्रुप था। तो उन्होंने राजा के परिवार वालों ने राजा का प्रोफाइल डाला। वहाँ पे सोनम के घर वालों ने भी सोनम का प्रोफाइल डाला था। अब किसी ने मीडिएटर के तौर पे काम किया कि भाई यहाँ एक लड़की है और आप देख लो। जब राजा ने वो प्रोफाइल देखा तो राजा को लड़की पसंद आई। राजा ने अपने घर वालों से बोला कि लड़की मुझे अच्छी लग रही है और लड़की की एज भी मेरे से छोटी है, लड़की का फैमिली बैकग्राउंड ये है, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। अब जब दोनों परिवार वाले एक दूसरे से बात करते हैं तो बात आगे बढ़ती है। बात जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है, जब हम शादी की डेट निकालने जाते हैं तो पंडित से जब बात करते हैं तो जो वो डेट निकल के आती है उसी डेट पे शादी होती है। तो एक्चुअली डेट क्या हुआ कि डेट नहीं निकल रहा था। तो पंडित जी ने जो भी है बताया था कि भाई डेट जो है वो 1 साल बाद का डेट है। बट राजा के परिवार वाले सोचते हैं कि चलो 1 साल का है, एंगेजमेंट कर देंगे या फिर वेट कर लेंगे, ठीक है 1 साल बाद शादी कर लेंगे। बट उधर से लड़की के बाप को बहुत ज़्यादा
जल्दी होती शादी करने की। अब ये चीज़ें अब इनको शक हो रहा है कि जल्दी क्यों थी। उस टाइम पे इनको नहीं समझ में आया कि क्यों जल्दी कर रहे हैं। तो जो सोनल के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे शादी जल्दी करनी है, इसी साल करनी है। फिर डेट निकलती है और डेट पे शादी हो जाती है। शादी के बाद ये होता है कि भाई अभी जो विदाई है वो अभी नहीं हो सकती, विदाई कुछ दिन बाद होगी। क्योंकि उनके जब शादी होती है तो कोई ज्योतिष, क्योंकि लोग शादियों में पंडितों को दिखाते हैं, ज्योतिषों को दिखाते हैं, तो कोई ज्योतिष थे, उन्होंने बताया था कि अभी अगर आप शादी कर रहे हैं तो पहले तो विदाई नहीं करिएगा, और प्लस लड़का लड़की को मतलब बाहर घूमने भी नहीं जाने देना है 29 जून तक। तो फैमिली वाले मान जाते हैं। इसी बीच जो सोनम है वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और बताती है कि हमें घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है। तो राजा पहले मना कर देता है कि नहीं, घूमने अभी नहीं जाना है, परिवार वाले नहीं मानेंगे, और वैसे भी 29 जून की ही बात है, इसके बाद चलेंगे घूमने। तो सोनम बोलती है कि नहीं, मैंने टिकट करा लिया है, घूमने तो जाना पड़ेगा। मैंने टिकट 20 जून का कराया है। सोनम ने 20 जून का टिकट कराया था, बट रिटर्निंग टिकट सोनम ने नहीं कराया था। अब शक की सारी सुइयां तब होने लगी जब कांड ये हो चुका है, तब शक नहीं हुआ और किसी को पता भी नहीं था। राजा ने फ़ोन किया अपनी मम्मी को, बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है, हम घूमने मैं जाऊँ क्या, क्योंकि सोनम ने टिकट करा दिया है, 20 को जाना है, और घूम के 2-4 दिन में वहाँ माँ कामाख्या जी के दर्शन करने हैं, और फिर मेघालय में थोड़े से झरने वरने देखने, फिर आ जाएंगे। सोनम राजा की माँ पहले मना करती हैं, इसके बाद फिर कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि सोनम का बहुत प्रेशर होता है कि नहीं, मैंने टिकट करा दिया है, जाना है। अब क्या होता है कि जब नई नई शादी होती है तो थोड़ा झुकाव लड़के का अपने वाइफ के प्रति ज़्यादा होता है, और प्लस ये भी कह सकते हैं कि उतना अंडरस्टैंडिंग दोनों की नहीं होती है, तो थोड़ा सा संकोच भाव भी होता है कि चलो कर रही है, मान जाते हैं बातें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पर उतनी होती नहीं है। तो राजा की माँ को लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, जब वो बोल रही है तो चलो घूम के, सब लोग जा रहे हैं घूमने, घूम के बच्चे आ जाएंगे। माँ को एक डर तो रहता है कि ज्योतिष ने मना किया है, बट अब टिकट हो चुका रहता है, तो माँ बोलती है कि अच्छा ठीक है, चले जाना घूमने। इसके बीच फिर सोनम को कॉल आता है और वो राजा को बोलती है कि तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं ना वो लेके आना, तुम वहाँ पे पहनना। तो फिर राजा अपनी माँ को फ़ोन करता है, माँ बोलती नहीं, कोई भी गहने लेके नहीं जाना वहाँ पे। और माँ ने खुद इंटरव्यू में बताया है कि मैंने ये बोला कि पैसे के लिए नहीं बोला, गहने की वजह से कभी कभी जान को भी खतरा हो जाता है, लोग पीछा करने लगते हैं। और केस का जो पहलू सोनम ने बनाया, एट लीस्ट वही बनाया कि एट लास्ट कि गहनों के लिए लोग उनका पीछा किए और राजा की मारपीट हो गई। तो यही चीज़ उनकी माँ ने पहले ही बोल दिया था कि गहने लेके नहीं जाना, ऐसे ही जाना। अब ये लोग जाते हैं और राजा बीच बीच में पिक्चर्स जैसे वो निकलते हैं, तो पिक्चर वीडियो, जैसे बहुत सारे राजा के शादी की वीडियो वायरल हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आजकल हर कोई है। तो जैसे बहन के साथ भी वो ट्रांसफॉर्म वीडियो बनाना, बहन के साथ रील बनाना, बहुत सारी रील, 1-2 रील भी वायरल हुई है। एक तो मैंने देखा है बहन के साथ जो राजा ने रील बनाया हुआ है, तो वो सब था। तो राजा ने फ़ोटो भेजा जब राजा एयरपोर्ट पे पहुँचे, 20 का इन लोगों का टिकट था, फ़्लाइट थी। तो फ़ोटो में जब माँ ने देखा कि कॉलर के पास चेन दिख रहा था, तो माँ ने तुरंत कॉल किया कि तू चेन पहन के क्यों गया है, मैंने मना किया था। तो राजा बोलता है कि ठीक है माँ, ये बोली थी तो मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन होटल में जाके मैं चेन निकाल दूँगा। माँ ने बोला हाँ निकाल के और बैग में रख देना, किसी की नज़र ना पड़े। अब माँ को क्या पता था कि नज़र जिसकी पड़नी थी उसकी नज़र तो पड़ चुकी है। लास्ट का आप लोग ज़रूर देखिएगा, लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। तो इसके बाद ये लोग पहुँचते हैं, 20 को पहुँचे होंगे तो ज़्यादा एक्सप्लोर तो किया नहीं होगा। माँ कामाख्या का भी दर्शन करना था, 21 को इन्होंने एक्सप्लोर किया, 22 को एक्सप्लोर किया। इस बीच सास की अपनी बहू से कंटिन्यू बातें होती रहती थी। कहीं से भी सोनम ने किसी को ऐसा हिंट नहीं दिया था
स्टार्टिंग के दिनों की बात है तो राजा अपनी माँ से भी बोला था और अपने दोस्त एक आकाश नाम का, आकाश रघुवंशी करके है एक दोस्त, उससे भी बोला था कि यार वो मेरे में ना इंटरेस्ट नहीं लेती है। मैं उसको बहुत कॉल करता हूँ बट वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। वो बोलती है कि बिजनेस का बहुत ज़्यादा बर्डन है तो मैं बिजी हूँ करके वो रिस्पॉन्ड नहीं करी। तो शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लेकिन फिर बाद में जब शादी हो गई तो सास, सोनम की सास या फिर जो राजा रघुवंशी का दोस्त है, उसने भी बोला कि जब इन लोगों को जाना था शिलोंग, तो उससे पहले राजा रघुवंशी, आकाश और सोनम साथ में गए थे शॉपिंग करने। तो आकाश रघुवंशी बता रहे हैं कि शॉपिंग में भी उन्होंने कहीं से भी ये नहीं दिखा कि वो खुश नहीं हैं। वो बहुत हैप्पीली राजा के लिए भी शॉपिंग कर रही थी, एकदम खुश थी। वो राजा को या हमें पूरा ही रिस्पेक्ट दे रही थी, तो कहीं से भी चीज़ें खटक नहीं रही थी कि कुछ भी गलत है। अब क्या होता है कि फिर सोनम का एक कॉल आता है 23 तारीख को कि उनको कोई कॉफ़ी या चाय पसंद नहीं आता, कॉफ़ी है और वो कॉफ़ी फेंक देती हैं। बट जो राजा रघुवंशी है ना, वो बहुत सुलझे हुए स्वभाव के, बहुत इनोसेंट टाइप के, मतलब कि नॉर्मल बंदे होते हैं। तो वो कॉफ़ी पी लेते हैं। फिर उसी बातचीत में बताती हूँ सोनम कि मैं फास्टिंग हूँ, ट्रैकिंग नहीं करना चाह रही हूँ, बट ये ऊपर जाके झरना देखना चाह रहे हैं। जो झरने की जिक्र राजा ने बोला था कि झरना देखेंगे, वहाँ का फेमस झरना है, फिर आ जाएंगे। अब ट्रैकिंग इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट स्कूटी ली और ये ट्रैकिंग करने निकल गए। जहाँ पे राजा रघुवंशी का बॉडी मिला, वहाँ से जो इनकी स्कूटी मिली वो 25 किलोमीटर दूर थी। तो मतलब ये 25 किलोमीटर इन अंदर जाके ये अंदर तक ट्रैकिंग किए हैं। अगर झरना देखना है तो कोई भी, जैसे हम लोग भी जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बहुत इंटीरियर में ना जाएं, क्योंकि फंसने का डर होता है। और ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो आदमी अपनी सेफ्टी को लेके चलता है। ये ट्रैकिंग करते करते 25 किलोमीटर तक अंदर गए और इनका पीछा कर रहे थे 3 लोग। वो 3 लोग कौन थे? वही लोग जो पकड़े गए हैं। बट जिसका नाम आ रहा है वो है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा वहाँ पे नहीं था। राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे से दूसरे मोबाइल पे, सोनम के पास एक दूसरा भी मोबाइल था, उससे जुड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। वो सारी प्लानिंग बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बट जो राज कुशवाहा है वो उस टाइम पे इंदौर में ही था और सोनम ने 9 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाला था, प्लस पति से सारे ही जेवर लेके आ गई थी। और उन्होंने किराए के गुंडे की जिनको 50,000 रुपये उन्होंने दिया। तो 3 लोग रिकॉर्डिंग में आए हैं। जब ये लोग जा रहे हैं तो पीछे पीछे 3 लोग हैं। सोनम ने क्या किया वहाँ पे कि अपना लोकेशन भेजा, जहाँ सोनम और राजा रुके हुए थे उसी होटल में वो तीनों बंदे भी रुके हुए थे। सोनम ने बहुत चालाकी से उन तीनों का इंट्रोडक्शन राजा से करा दिया, बातचीत करा दी, ताकि राजा को ऑकवर्ड ना लगे। क्योंकि अगर 25 किलोमीटर कोई अंदर कंटिन्यू आपको फॉलो करता है तो कोई भी बंदा पूछेगा, सतर्क हो जाएगा। लेकिन राजा को शक नहीं हुआ, क्योंकि राजा को लग रहा था ये तो वही बंदे हैं जो होटल में रुके हुए हैं, तो जैसे हम जा रहे हैं देखने वैसे ही ये भी जा रहे हैं। प्लस मेघालय में हिंदी नहीं चलती है, बट हिंदी भाषी अपने जगह के लोग थे, तो थोड़ा सा और भी हो जाता है, आदमी फ्री हो जाता है कि चलो लोग हैं तो हम थोड़ा सा और आगे तक जा सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब राजा को क्या पता था कि जो लोग हैं वही उसको मारेंगे। तो आगे जाते हैं और एज सच इन्होंने जो धारदार हथियार से वार किया गया है वो भी गुवाहाटी से ख़रीदा हुआ था, वहाँ पे मारते हैं और ये सब निकल जाते हैं। निकलने से पहले सोनम एक शातिर खिलाड़ी की तरह अपना कपड़ा निकाल के, जो वाइट कलर का आपने देखा होगा, वो ऊपर से जर्सी पहनी हुई है और जो रिकॉर्डिंग में आया है स्कूटी पे बैठते टाइम, तो वो निकाल के और वो जर्सी वो राजा के पास छोड़ देती है। अब वो छोड़ने का कई रीज़न हो सकता है। एक तो कि जब भी सर्चिंग होगा उसको सबसे पहले तो 25 किलोमीटर अंदर जाके मारा ही इसलिए गया था कि मेघालय में बारिश बहुत होती है, जंगल का पूरा इलाका था, ताकि बॉडी मिले ही नहीं, बॉडी डिकम्पोज हो जाए या फिर जानवर खा जाए। और अगर
एज सच मिल भी जाता है तो लोगों को ये लगेगा कि देखो ये जो कपड़ा है ये सोनम का है, तो मतलब राजा यहाँ है तो सोनम भी यहीं कहीं पे गिरी होगी। तो लोग यहाँ खोजेंगे, टाइम बीत जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। शायद उनका ये भी प्लान होगा कि वो कहीं निकल जाएंगे, जो राज कुशवाहा है और सोनम, या फिर कुछ दिनों तक वो लापता रहेंगे, फिर वो सामने आएंगे। अब ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ से ये मार के तो निकल गए। ये फिर राजा की जो बॉडी है वो 2 जून को मिलती है, वहीं उसी जगह पे मिलती है। और बॉडी आती है, राजा के भाई और सोनम के भाई दोनों गए होते हैं वहाँ पे खोजने के लिए। शिलांग पुलिस को वो का सपोर्ट कर रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं। बट जब राजा की बॉडी मिल जाती है, राजा की बॉडी बहुत बुरे कंडीशन में मिलती है, तो तुरंत राजा का भाई अपने भाई के बॉडी के साथ अपने इंदौर आ जाते हैं। बट सोनम का भाई वहीं पर रुका रहता है कि नहीं, मुझे खोज के आना है कि मेरी बहन कहाँ है। इसके बाद 8 जून तक सोनम का कुछ पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया ये बताने लगता है कि सोनम को कहीं बांग्लादेश देखा गया है, और या तो फिर ह्यूमन तस्करी में उसको बाहर भेज दिया गया है, और बहुत तरह की चीज़ें सामने आने लगती हैं, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी 8 तारीख को मैं बताऊं तो मैं अपने हस्बैंड के साथ इसी सोफे पे बात करी थी, और बड़ा बुरा लग रहा था कि अगर ह्यूमन तस्करी में एक लड़की फंसती है तो उसकी ज़िंदगी, मौत मतलब 1000 मौत भी उससे अच्छी है, ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है। और बुरा भी लग रहा था कि मतलब वो किस कंडीशन में होगी, कहाँ होगी। अगर वो बुरे लोगों के बीच में पड़ी होगी तो उसकी आज की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि इंक्लूडिंग मी सब लोगों को ये लग रहा था कि पक्का वो ह्यूमन तस्करी में फंस गई है। लोगों ने उसको पति को इसलिए मारा होगा कि पति रोका होगा, तो पति को मार के और बीवी को वो लेके निकल गए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ये भी आई, लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो होते हैं बहुत सारा ऐसा गैंग है, वो वहाँ का लोकल गैंग है जो इस तरह की चीज़ें करता है, और वो जंगल में उनको लोगों ने देखा है। और बहुत सारे, इससे पहले भी बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। पहले तो लोगों को ये लगा कि जो खाने को लेके, क्योंकि सोनम ने अपनी सास से ये भी बोला था कि खाना यहाँ अच्छा नहीं मिल रहा है, और कॉफ़ी को भी जो बोला था, तो लोगों का पूरा ये था कि शायद या तो होटल वाले ने कुछ कर दिया क्योंकि लड़ाई हुई थी। स्टार्टिंग का पॉइंट यही दिख रहा था। बाद में लोगों को लगा कि जो ये 3 बंदे थे, ये लोगों को लगा कि लोकल नहीं थे। जब सीसीटीवी वगैरह में देखा कि ये वहाँ के रहे होंगे, बट वहाँ का एक गार्ड था, जो गार्ड था, वो इन्हों को अप्रोच किया था राजा को कि चलिए हम घुमा देते हैं। तो राजा ने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी और को ले चुके हैं। बड़ा अच्छे से सभ्यता से उन्हें मना किया कि हम आपका नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि हमने किसी और को हायर कर लिया है। उसी गार्ड ने बताया कि हमने उनके ही पीछे, जस्ट पीछे 3 बंदों को देखा जो हिंदी में बोल रहे थे, जो मुझे समझ में नहीं है कि वो क्या बातें कर रहे हैं क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता हूँ। बट मैं ये कह सकता हूँ कि मेघालय के वो नहीं थे, लोकल वो नहीं थे, क्योंकि वो हिंदी भाषी थे। तब वहाँ की पुलिस को शक हुआ कि आखिर हिंदी भाषी और कंटिन्यू इतना उनका पीछा होटल से लेके एंड तक उनका पीछा क्यों कर रहे थे। तो पुलिस का यहाँ पे जो एंगल था मुड़ा, जो बांग्लादेश या फिर ह्यूमन तस्करी की बातें आ रही थी, वहाँ से एंगल थोड़ा सा मुड़ा, और शक होने लगा कि कहीं इसमें उनकी वाइफ तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वाइफ का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। 17 दिन हो चुके थे केस को, 23 तारीख से लेके 8 तारीख बीत चुका था। तो थोड़ा सा पुलिस को होने लगा था, पुलिस उस एंगल से चीज़ें सर्च करने लगी थी। इसके बाद सडनली 9 तारीख को या 8 की रात को ही 1 बजे पुलिस को इन्फॉर्म मिलता है। एक्चुअली 1 तारीख को जो सोनम है वो गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पे मिलती है, और ढाबे वाले को वो
अब वो प्रिटेंड कर रही है या रियल में उसकी सिचुएशन क्या है। देखो, जब तक चीज़ें तय नहीं हो जाती, फिक्स नहीं हो जाती कि हाँ प्रूफ नहीं हो जाती कि ये चीज़ हुआ है, 100% तो कोई नहीं बोल रहा है, बट सारे के सारे एंगल उसकी तरफ ही हो रहे हैं। तो वो बहुत बदहवास हालत में ढाबे पे आती है और वो ढाबे वाले से मोबाइल मांगती है। उसके पास मोबाइल भी नहीं रहता उसका अपना, कि मुझे एक कॉल करनी है। ढाबा वाला बोलता है घबराई नहीं दीदी बैठिए, और वो मोबाइल देता है। मोबाइल पे वो बात भी नहीं कर पा रही है, तो वो जो नंबर डायल की होती है वो अपने भाई का नंबर डायल करती है। तो ढाबा वाला ही भाई से बात करता है और बोलता है कि अब घबराइए नहीं, आपकी बहन मेरे पास है। तो भाई बोलता है आप वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करिए, और मैं मेघालय में हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो जो ढाबा वाला है वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब लोकल पुलिस पहले तो नहीं समझ पाती है, बट जब बताया जाता है कि इंदौर कपल केस जो हुआ है, जिसमें जो लड़का है वो जिसकी डेथ हो चुकी है और जो लड़की जिसको खोजा जा रहा है वही केस है, वही लड़की मिली है यहाँ पे। तो पुलिस वहाँ तक 4 बजे तक पहुँचती है, फिर इसको लेके और ये गाजीपुर थाने आ जाते हैं। नहीं, इसकी कंडीशन ख़राब है तो थोड़े शायद हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया जाता है। और वहीं पे पुलिस का को शक और गहरा गया, क्योंकि सोनम प्रिटेंड तो कर रही थी कि वो परेशान है, घबराई हुई है, बट सोनम के बॉडी पे एक भी खरोच नहीं था। और सोनम इतने दिनों से 17 दिनों से कहाँ गायब थी। तो सोनम का कहना है कि मुझे पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे लोगों ने छोड़ दिया, और मेरे पति को इसलिए मारा गया कि वो ज्वेलरी मांग रहे थे, मेरे पति ने मना किया तो पति को मार दिया और मुझे वहाँ से लेके आए। अच्छा, अगर बंदे नहीं जानते होंगे तो लेके आएंगे तो आपके साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे, अब आपको ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे। और दुर्व्यवहार करके सबसे बड़ा एंगल क्या बनता है कि दुर्व्यवहार करके वो आपको इतने दूर तक नहीं ढोके लेके आएंगे। अगर एक उन्होंने क्राइम कर दिया तो दूसरा भी क्राइम वो करते अपने को बचाने के लिए, और इनको भी मार देते। भले इनके साथ दुर्व्यवहार करते लेकिन इनको भी मार के वहीं फेंक देते। तो पुलिस का सब वहाँ पे गहराया। फिर सोनम का पूरा मोबाइल का जांच हुआ, जिसमें दूसरे मोबाइल से वो कंटिन्यू राज कुशवाहा और बाकी लोगों से कांटेक्ट कर रही थी, लोकेशन भेज रही थी। तो शिलांग पुलिस ने जब ये सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, शिलांग पुलिस ने बोला है कि नहीं, इसमें लड़की ही इन्वॉल्व है। तो उधर जो सोनम के परिवार वाले हैं, सोनम के पिता हैं, सोनम का भाई है, तो वो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब केस आज जो है सोनम को अभी में 2:15 हो रहा है, तो सोनम को लेके पुलिस जो है पटना पहुंची है। पटना से सोनम को गुवाहाटी लेके जाया जा रहा है, और उनको पूरा जो क्राइम सीन है वो वहाँ पे लेके जाएंगे, उनसे सारी जांच होगी, क्योंकि देखो क्राइम गुवाहाटी में हुआ है तो चीज़ें तो वहीं पे होंगी। तो सोनम का जो ऑलमोस्ट मैंने न्यूज में देखा कि 12:30 बजे की फ़्लाइट थी, वहाँ से पटना से शिलोंग लेके जाएंगे। अब मेरे मन में एक मेरा सवाल है कि ऐसा नहीं कि क्राइम पहली बार हुआ है, लेकिन ये क्राइम कि औरतें अपने पति को या तो मार दे रही हैं, या तो पति को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दे रही हैं कि वो सुसाइड कर ले रहे हैं, जैसे अतुल का केस हुआ। और इससे पहले वो खुशी या क्या थी, जिसने अपने पति को मार के नीले ड्रम में भर दिया। नीले ड्रम का इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स बने, इतने ज़्यादा वीडियोज बने। तो बात ठीक है कि ये क्राइम हो रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये क्राइम आज से नहीं हो रहा है। पहले हर लड़की का बाप, हर माँ जब अपनी बेटी की शादी करती थी तो डरती थी कि पता नहीं शादी अच्छी हुई कि नहीं, लोग अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही लड़कियों को दहेज के लिए, चीज़ों के लिए मार के फेंक दिया जाता था। लड़कियां एक सामान बन चुकी थी। उसी तरह से अब समाज ये मोड़ ले लिया है। ऐसा नहीं लड़कियों के प्रति डर खत्म हो गया है, हर लड़की सोनम नहीं बन सकती है, या फिर हर लड़की उस तरह की नहीं हो सकती है। समाज में रिश्ते आखिर कहाँ गए, लोग क्या हो गए हैं। एक गोवा में केस आया था जहाँ एक माँ ने अपने बच्चे को ही मार डाला था। 2-4 और केस मैंने सुना है। एक और मैंने
नाम नहीं लूँगी, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ही बात थी कि वो बता रहे थे कि आ, आ, मतलब ऐसा हो गया है कि रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रही है। जो माँ बाप जिनके अंदर इतना सहन शक्ति होता था कि वो एक मतलब पूरा परिवार लेके चलते थे, बच्चों के लिए बच्चे कुछ भी कर दें, ऐसा केस नहीं होता था। फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि माँ भी कातिल हो जा रही है, बीवी भी कातिल हो जा रही है, लड़की के ससुराल पति तो कातिल होते ही थे पहले से ही। समाज में दहेज प्रथा और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आखिर हो क्या रहा है समाज में? आज लड़की की माँ को, लड़की की माँ बाप को ही डर नहीं है, लड़के के माँ बाप को भी डर है कि अगर अच्छी लड़की से शादी नहीं हुई, गलत से शादी हो गई, तो बेटा को आज हम सेहरे में सजा रहे हैं और पता नहीं कितने दिनों बाद यही लड़की हमारे बेटे को मार डालेगी। कब वो सिंदूर खून में बदल जाएगा, हर माँ बाप को डर हो गया है, क्योंकि एक केस हुआ तो लगा कि वो मानसिक डिस्टर्ब है। अच्छा, मैं ऐसी लड़कियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि तुम लोग क्यों मारते हो, या फिर उन लड़कों को भी, या फिर उन घर वालों को भी जो लड़कियों को दहेज के लिए मार डालते हैं, मैं उनको पूछना चाहती हूँ, आप क्यों मारते हो? चाहे लड़का हो लड़की हो, आपका क्या अधिकार है? आपने उनको ना ज़िंदगी दिया, ना सांसें दिया, ना उनके करियर को बनाया, ना ज़िंदगी में उनके लिए कुछ नहीं किया, फिर आपको अधिकार क्यों चाहिए? आपको नहीं रखना है, आप माँ बाप के लिए लड़का या लड़की छोड़ दो, आपको मारने का कोई हक नहीं है। ऐसी लड़कियों की मानसिकता भी देखिए कि जो ये केसेज आए हैं, ये जिन लड़कों के लिए की हैं, उन लड़कों को देख के लगता है कि मतलब इनको इतना ब्रेन वॉश किया जाता है। वो लड़के देखने से छपरी शराबी टाइप के वो लगते हैं, मतलब होते हैं, लगते नहीं होते हैं। जिनसे इनकी शादियां हुई रहती हैं वो देखने में सभ्य सुशील, समाज में उठते बैठने वाले, अच्छा एक समाज में स्थान होता है उनका, अच्छा प्रोफेशन होता है, उनको छोड़ के वो छपरी टाइप के लड़कों के लिए अपने पति को मार दे रही हैं। जो लड़के होते हैं वो अपने घर के बहकावे में, रिश्तेदारों के बहकावे में आके और अपनी बीवियों को मार डालते हैं। मिलता दोनों को कुछ नहीं है, समाज और रिश्तेदार सब साइड हो जाते हैं। जो समाज रिश्तेदार आपको चढ़ा के आपकी लाइफ ख़राब करते हैं, अब आप मारते हो, आप जेल में जाते हो, आपकी लाइफ ख़राब होती है और ये नॉर्मल लाइफ अपनी आराम से जीते रहते हैं। तो ऐसे लड़के लड़कियों को सलाह है, शादी नहीं करनी है मत करो, लेकिन ना अपनी ज़िंदगी ख़राब करो ना दूसरे की ज़िंदगी लो। बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।